नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान पर। दरअसल 2 चरणों का मतदान तो बहुत नीचे गया था, उसका प्रतिशत की हम बात करें। इस बार चुनाव आयोग, प्रत्याशी, पार्टी और उसके साथ साथ आम लोगों ने भी थोड़ी सी ताकत लगाई, दम लगाई और मतदान तीसरे दौर में ऊपर गया। अगर हम इसमें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने संगठन के तौर पर काफ़ी मेहनत की और संघ ने उसकी मदद की, ऐसे संकेत भी इससे मिले हैं। तो ये जो तीसरे दौर का मतदान है, ये क्या चीज़ें बताता है, क्या संकेत देता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी भी अगर हम तुलनात्मक बात करें तो 2019 की तुलना में मतदान का प्रतिशत घटा हुआ है। तीसरे दौर की बात करें, अभी जो 9 सीटों पर मतदान हुए हैं, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, बैतूल, ये 9 सीटें हैं। अगर 2019 की हम बात करें तो 2019 में जो मतदान हुआ था उसकी तुलना में वोट का प्रतिशत अभी भी बहुत ताकत लगाने के बाद भी उतना नहीं हो पाया जितना 2019 में हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि मुरैना में 2014 में 50% से थोड़ा ऊपर वोट पड़े थे, यानी 50.18%। 2019 में मुरैना में वोट का प्रतिशत था 61.89, 61.89%। और अब आज की बात करें तो 61% से घटकर 55% पर आकर रुक गया है। 55.77% वोट पड़े हैं मुरैना में। ये थोड़ा सा खतरे का संकेत है भाजपा के लिए। जीत के अंतर और हार का अंतर बड़ा कम होगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। भिंड की बात करें, यहाँ भी 2019 की तुलना में 54% वोट पड़े थे और इस बार 52% यानी लगभग 53% के आसपास वोट पड़े हैं, 52.91। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ भी वोट बहुत ही आसपास झूल रहा है। 2019 में 59.78% वोट थे, इस बार 58.86% ग्वालियर में वोट पड़े हैं। गुना ने जरूर इस बार थोड़ा सा दम लगाई है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ 70.32% वोट पड़े थे और उस मतदान में बीजेपी जीती थी और सिंधिया जी हार गए थे, जो इस बार भाजपा के पक्ष में खड़े हुए हैं भाजपा प्रत्याशी के रूप में। गुना में 69.34%, पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी ये वोट परसेंट बढ़ेगा जब फाइनल फिगर आएगा। सागर में भी पिछली बार की तुलना में लगभग 3% की 2.5% की कमी आई है। 65.51% वोट था, इस बार 62% वोट रह गया है। ये करीब 2.5% के आसपास, बल्कि 3.5% वोट घट गया। राजगढ़ में 74.39 लगभग 40% था, इस बार 72 यानी लगभग 73% वोट पड़े हैं। 1% का फर्क आ रहा है, 1.25% का। ये भी जब फाइनल फिगर आएगा तो बढ़ जाएगा। विदिशा में ज़रूर पिछले बार की तुलना में 71.79% वोट पड़े थे। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में है और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ प्रताप भानु शर्मा, जो 2 बार के सांसद रहे हैं। विदिशा में 70.35% वोट पड़े हैं। ये एक तरह की बड़ी हॉट सीट है विदिशा की हम बात करें, और यहाँ कोशिश की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड मतों से जीते। ये कोशिश हो रही है, कम से कम मध्य प्रदेश में वो सर्वाधिक नंबर 1 या नंबर 2 पर जीत के अंतर को हासिल करें। भोपाल में भी पिछले बार 65% मतदान था, इस बार 61% मतदान है। इसमें भी 2-3% बढ़ेगा, लेकिन पिछली बार की तुलना में आज भी घटा हुआ है। बैतूल भी 78% पिछले बार था, इस बार 69% है, लगभग 8-8.5% की कमी है। तो ये जो मतदान का मामला है और बहुत कोशिश के बाद भी इस तरह से वोट बढ़ नहीं पाया जो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जो संकेत मिले हैं वो ये कि जब इसका कल शाम तक जो अंतिम आंकड़े आएंगे वो ज़रूर थोड़े से 2-3% के बढ़े हो सकते हैं। कह सकते हैं कि 2019 की तरह ये तीसरा फेज़ है, तीसरे चरण के मतदान। थोड़ी सी विस्तार से आंकड़ेबाजी की बात हो गई है। आंकड़े उबाऊ ज़रूर होते, लेकिन इस बार आंकड़ों पर इसी जोर है क्योंकि 2 बार का जो दौर था उसमें मतदान बहुत नीचे था और ये सबके लिए चिंता का विषय था। विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी, वरिष्ठ पत्रकार साथी स्काइप पर रहेंगे सुरेश शर्मा जी, टेलीफोन पर गौरव चतुर्वेदी जी पत्रकार साथी, और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी भी टेलीफोन पर रहेंगे। आज 2 पत्रकार हैं और 2 हमारे साथ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ताकि ये पता करने की कोशिश करें कि समाज या लोग किस तरफ जा रहे हैं। नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश है
चर्चा की शुरुआत। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज़ सुन रहा हूं। दरअसल ये जो वोट का मामला है, वोट परसेंट का, सबको पता है कि वोट परसेंट जब बढ़ता है तो पिछले 3 टर्म की बात करें, 3 चुनाव की, तो भाजपा को लाभ होता है। और जब ये घट रहा था तो बीजेपी कैंप में इसको चिंता थी कि ये घटता हुआ वोट भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा। संघ परिवार सक्रिय हुआ, बीजेपी सक्रिय हुई, थोड़े से संगठन को कसा गया, प्रत्याशियों को भी टाइट किया गया और इसके साथ साथ मंत्रियों से भी कहा गया अपरोक्ष रूप से कि अगर आपके यहाँ मतदान कम हुआ तो आपकी लाल बत्ती या मंत्री पद खतरे में पड़ सकता है। तो बहुत सारी चौतरफा कोशिश के बाद जो नतीजे आए हैं आज शाम तक के, वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास ज़रूर वो आंकड़ा दर्शाता है। आपको क्या लगता है, राजगढ़ से आप क्या सुन पा रहे हैं, विदिशा क्या कह रहा है, गुना क्या संकेत दे रहा है, या वो पिछली बार की तरह कुछ गुनगुनाएगा? आपकी राय गौरव जी। राघवेंद्र जी, अगर हम पूरे चुनावी परिदृश्य की बात करें, देश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो एक जैसा एक रुझान में जो पकड़ में आ रहा है कि जहां पर भी अच्छे प्रत्याशी रहे, बहुत अच्छे प्रत्याशी रहे, या जहां पर कांटे की टक्कर रही, उन जगह पर मतदान प्रतिशत एकदम से ऊंचा गया है। आप चाहे बात विदिशा की कर लें, गुना की कर लें, राजगढ़ की कर लें, या बैतूल की। बैतूल एक अपवाद स्वरूप है कि बैतूल में कोई ऐसा दिग्गज प्रत्याशी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी बैतूल में अच्छा मुकाबला हमें देखने मिला। अगर हम देश की बात करें तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे जा रहा है। वहीं हम अगर बात करें कि गुजरात का प्रतिशत बहुत ही चौंकाने वाला है, और इस तरीके से चौंका रहा है कि चाहे गुजरात की बात करें, समृद्ध मतदाता है गुजरात का, समृद्ध मतदाता है महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का। इन चारों जगह पर जो चुनाव परिणाम बहुत नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा, वो मतदाताओं की बेरुखी को पकड़ना बहुत जरूरी होगा कि आखिर किस वजह से मतदाता इतना शांत बैठा हुआ, क्यों बूथ तक नहीं जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो पिछले 2 चरण की बात करें तो उन 2 चरण के मुकाबले तो मतदान प्रतिशत ठीक रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी पार्टी लगी, संघ परिवार लगा और मंत्रियों को धमकी दी गई कि आपको मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, अगर जिनके इलाकों में मतदान प्रतिशत गिरेगा या लीड कम होगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी मतदान अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो विचारणीय है कि आखिर क्या वजह है, मतदाता क्यों बेरुखी दिखा रहा है। बिल्कुल, ये तो जरूर विश्लेषण का विषय रहेगा, लेकिन इससे लगता है कि कम मतदान हार जीत के अंतर को बहुत कम रखेगा। जब बम्पर वोटिंग होती है तो फिर जीत या हार भी उसी तरीके से होती है कि फिर हार जीत का मामला लाखों वोटों में जाता है। हो सकता है कि जहां मतदान घटा है वहां हार जीत का आंकड़ा भी घटेगा, वो हो सकता है 1 लाख के भीतर आंकड़ा जाए, और जहां मतदान बढ़े हैं वहां। लेकिन जो हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो असम में काफ़ी ज़बरदस्त मतदान हुआ, वहाँ एनआरसी या सीए का जो मसला वो मेरे ख्याल से वो करंट पकड़ गया। बिहार की बात करें वो चौंकाने वाला, वहाँ 56% के आसपास वोट पड़े हैं। छत्तीसगढ़ भी ठीक ठाक है, मध्य प्रदेश की तरह 67% वोट है। गोवा ने जरूर वहाँ एक जंप मारी है, 74% से ऊपर गया, 74.5% के आसपास। लेकिन आपने जिक्र किया कि गुजरात जरूर चौंका रहा है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का गृह प्रदेश है, वहाँ के जो मतदान का प्रतिशत है उसका घटना जरूर चौंकाने वाला है। पश्चिम बंगाल में अगर वोट प्रतिशत बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ बीजेपी ने जो अभी कोशिश की थी संदेश खाली को लेकर, और वहाँ जिस तरह से जो बात चल रही थी, हो सकता है कि वहाँ हिंदू वोटर का मूवमेंट बढ़ा हो, क्योंकि अगर टीएमसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उनका वोटर फिक्स है, वो कुछ भी चीज़ें घटे बढ़े वो वोट करता है, वो 35 से 40% का जो वोट है वो डलता है। लेकिन भाजपा का वोटर थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाने के बाद आराम तलब करता है। इसलिए हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी थोड़ा सा कोशिश कर रही कि डरा कर धमका कर कार्यकर्ताओं को, संगठन को कसकर, सरकार में जो लोग बैठे मंत्री उनको डांट डपट करके बढ़ा ले। मीडिया और चुनाव आयोग ने भी इसमें बड़ी कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ बताती है कि जो हार जीत का अंतर है, जहाँ वोट कम पड़े हैं वहाँ हार जीत का अंतर घटेगा, 1 लाख के भीतर आ जाएगा, और जहाँ वोट बढ़े हैं वहाँ जीत का अंतर लाखों में जाएगा, ऐसा अनुमान है। ये हो सकता है कि ये अनुमान, हमारी अटकलें सही साबित हो जाएगी तो हम ज़रूर पीठ ठोकेंगे, लेकिन अगर गड़बड़ हुई तो इस पर भी हम बात करेंगे कि हमारा अनुमान गलत साबित हुआ। रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। रमेश जी, आपकी राय कि ये जो वोटों की गड़बड़ है ये भाजपा के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है, या मतदाता की उदासीनता है,
क्या इसको किस ढंग से देखते हैं आप? राघवेंद्र जी, ये जो मत प्रतिशत घटा है तो इसमें आम मतदाता की बेरुखी तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एक तरफा हो, यानी किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में लहर के कारण ऐसा हो रहा हो, ऐसा नहीं है। मतदाता अगर बूथ पे नहीं गया तो दोनों ही पक्षों का नहीं गया। पिछली बार भी अपन ने इस पर बहस की थी कि ये परसेप्शन भी बना है मतदाता के कि मोदी तो जीत रहे हैं, तो उनके मतदाता भी कम वोट देने गए हैं, वो भी प्रतिशत घटा है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की जो बदहाली है उसकी वजह से जो मोदी के विरोध में वोट देने वाले हैं उनके अंदर भी उत्साह नहीं है कि अगर हम जाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं होना, लिहाजा घर बैठो। तो एक ये भी कारण रहा। दूसरा, गर्मी जो बहुत तेज धूप है, ये भी राघवेंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि लोग घर से बाहर निकलने में भी मतलब बेचैनी हो रही थी। मतदान केंद्र पे जाके लंबी लंबी लाइन लगाना, तो वहां औरतें और जो बुजुर्ग है वो पीछे हट गए मतदान करने में, उनने रुचि कम दिखाई। तो एक ये भी कारण है। लेकिन मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है तो मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको बताऊं, पिछले 3 दिन में मेरे पास कम से कम 10 से 15 फोन आ चुके बीजेपी कॉल सेंटर के। यानी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है मतदान बढ़ाने में। इसमें संघ की भूमिका भी है, पार्टी की भूमिका भी है, और उनने कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज दिया है अगर हमें मोदी को लाना है, 400 पार करना है, तो हमें हर हाल में मतदान का % बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब और इसका नतीजा भी है कि 70% विदिशा में हुआ, राजगढ़ में 72% हुआ। हालांकि विंध्य में % कम हुआ है। इसकी वजह क्या है ये बाद में समझ में आएगा। अच्छा, जो प्रारंभिक आंकड़े हैं राघवेंद्र जी वो ये है, और मुझे उम्मीद है कि अभी जो फाइनल आंकड़े आएंगे वो 2 से 3% बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। दरअसल आंकड़ा अगर देखें तो 61% 8 बजे तक का है, तो मुझे उम्मीद है कि 3 से 4% के बीच अभी बढ़ोतरी और होनी है। तो इस चरण में हम ये कह सकते हैं कि जो 2% 2 चरणों में जो मतदान कम हुआ और राजनीतिक दलों खासतौर से बीजेपी में हलचल हुई, उसका नतीजा है कि दरअसल आपने जो बात की कि गर्मी भी है, इसमें कोई शक नहीं कि मौसम के आज के दिन तेवर बहुत तीखे थे और ये 43-44 डिग्री के आसपास एक तरह से तापमान चला गया था। लेकिन ये तो चुनाव हर बार इसी मौसम में होते हैं। पिछली बार भी मई का महीना था और मौसम की भी गर्माहट इतनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जो वोट आ रहा है वो कंफर्ट जोन में चला गया है। सुरेश जी से पूछेंगे, सुरेश जी ये माजरा क्या है? कोशिश की, नतीजे तो दिखे, वोट % तो बढ़ा है, लेकिन जो अन्य राज्यों की बात करें, गुजरात की बात करें, हम बिहार की बात करें, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। हालांकि वो हमारे राज्य के बाहर का मामला, लेकिन एक तरह से वोटर का जो माइंडसेट है, जो ट्रेंड है, वो क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? मैं जो मानता हूं वो कि जहां वोट कम पड़े वहां जीत का या हार का अंतर घटेगा। जैसे 5-5 लाख 4-4 लाख से जो जीत हो रही थी वो घटकर 1,50,000 60,000 के आसपास आ सकती, लेकिन जहां 70% वोट पड़ा है वहां जीत का अंतर तो 3-4 लाख के आसपास होना चाहिए, ऐसा लगता है, चाहे कोई भी पार्टी जीते। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि जीतने के बाद आदमी जो है सांसद हो जाता है जी। और जो इसका मार्जिन का जो अंतर है वो हम जब लोग विश्लेषण करने बैठेंगे उसी दिन उसकी चर्चा करते हैं, 2 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। आप बताइए, दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से पिछला चुनाव जब जीते थे तो कितने वोट से जीते थे? आपकी जानकारी में है ये बात? नहीं है, क्योंकि जब वो 1991 में चुनाव जीते थे तब वो 1470 वोटों से जीते थे। तो अब किसी को ये याद नहीं है कि दिग्विजय सिंह जैसा राघोगढ़ में अपने क्षेत्र में राजगढ़ जिले में केवल प्यारेलाल खंडेलवाल जी से 1470 वोटों से जीता, और प्यारेलाल खंडेलवाल जी ने दोबारा गणना कराने से इनकार कर दिया, कैलाश जोशी जी ने और सबने कहा, तब वो 1470 वोटों से जीते थे। तो इसलिए जो जीता वो सिकंदर। इसलिए बहुत ज्यादा कोई, मुझे नहीं लगता कि इस पर हम समीक्षक लोग जो हैं जिनको चर्चा करना है वो सब इस पे बहस करते हैं कौन कितने से जीता, क्योंकि अटल जी 1 वोट से हार गए थे, कोई ने सहानुभूति नहीं दिखाई और किसी ने सरकार नहीं दी उनको। इसलिए संख्या मतलब संख्या, जो जीत के चला गया वो ही सिकंदर। अब दूसरी बात पर मैं ये आना चाहता हूं कि 2019 का जो लोकसभा आप बहुत गुस्से में हैं सुरेश जी, वोट % को गिरता हुआ देखकर आप गुस्से में, थोड़ा मुस्कुराइए आप। और जीत का अगर अंतर घटेगा
1700 की जीत को लोग हल्के से लेंगे, और अगर 4 लाख की जीत होगी तो उसको बम्पर जीत कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने आज बताइए दिग्विजय सिंह की वो समीक्षा ठीक है, करते समय कौन हल्के वो से ले आपका रहा? कहना ठीक है, भाई जो आदमी उसका 3 बार चुनाव लड़ा, नहीं, 2 बार ये तर्क है। हारा और एक बार सुरेश जी, जीता, अगर कोई 5 2 लाख से बार जीता और 1 बार हारा, 5 लाख से कोई जीतता है तो कहते हैं कि रौन डाला। नहीं, हम दिग्विजय सिंह पे उलझ के रह जाएंगे, मुझे आगे और बोलने दीजिए। ना मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उस पर मैं ये कह रहा आप उसको हल्के से मत लीजिए, 2019 हार जीत के अंतर को, ये मेरा कहना जी। नहीं, मैं आपकी बात से तो विरोध कर ही नहीं सकता ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था जी, उसमें 2 अप्रत्याशित घटनाएं थी जी। एक पुलवामा का मामला था और दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक का मामला था। उससे लोगों के मन में एक विशेष प्रकार की उत्तेजना पैदा थी और वो मोदी को दोबारा लाना चाहते जी। इसलिए 2019 में 7% से 17% तक वोटों की वृद्धि हुई है। लेकिन आप 2014 में जब मोदी लहर थी, 2014 से आज के मतदान की तुलना कर लीजिए, वो तुलना में कहीं कहीं ज्यादा बैठता है। मैं आपको भोपाल के बारे में एक लाइन बोलूंगा। भोपाल में 2014 में मेरे पास लिखा हुआ है, ये 57.75% वोट डले थे। आज 64.25% वोट डल चुके हैं, अभी तक का जो जनसंपर्क ने रिपोर्ट भेजी है। और 65.74 जो है वो 2019 में था। ऐसे यदि हम दूसरे अन्य जो 9 आज की क्षेत्र है इनकी हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से 2014 से ज्यादा मतदान हुआ है, मोदी लहर से ज्यादा मतदान, यानी लहर जैसी स्थिति तो है, ये तो हमको मानना पड़ेगा। दूसरी बात जो सांख्यिकी की दृष्टि से है वो ये है कि पिछली बार का जो मतदाता था उसकी संख्या में भी 2-2 लाख 2.5 लाख वोटों की वृद्धि हुई है। इससे भी इस प्रतिशत का तुलनात्मक रूप से निकाल लेने में थोड़ा सा ज्यादा फिर मेहनत करना पड़ेगी। कुल मिलाकर के ये है कि बहुत ज्यादा निराशाजनक नहीं है, लेकिन निराशाजनक इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एक पक्ष काम ही नहीं कर रहा। बताइए भोपाल के अंदर कांग्रेस के किस बड़े नेता की सभा आपने कवर करी है या आपके खबर चली है? अब राजगढ़ में कांग्रेस का कौन बड़ा नेता आया? राहुल गांधी गया क्या, या जो है यहाँ से नेता प्रतिपक्ष गए क्या, या कोई गोविंद सिंह गए क्या, ये कौन गया? कमलनाथ जी गए क्या? अरुण यादव गया क्या? चलिए, इसका मतलब ये है कि कहीं इनकी एक्टिविटीज नहीं है, इसलिए जो है एक मुहिम चला रखी है, 4-6-10 लोग बैठ जाते हैं और वो ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाजपा के सामने तो संकट पैदा हो गया। अब ये नई चीज आ गई कि राजगढ़ में राजस्थान से लगा हुआ जो एरिया है उस पर 5% क्यों बढ़ गए? चलिए, मेरा तो सवाल है कि जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश सुरेश जी सभाएं करके चले गए, सुरेश जी आप अंदाज लगाओ कि वातावरण तो बनना ही है। सुरेश जी, अपन 6 महीने देश भर में मैं 2-3 वाक्यों में बात करूंगा। कहाँ ऐसी जगह है जहां से वो चुनाव लड़ने के लिहाज से या जीत सरकार बनाने के लिहाज से चुनाव लड़ रही है? शर्मा जी, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे और तब ना तो किसी पुलवामा की बात थी, ना कोई बालाकोट की बात थी, लेकिन जो जीत का अंतर था वो 1-1 लाख वोटों का था। बुधनी से आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान सर्वाधिक 1,06,000 वोट से 4,000 वोट से जीते। तो उस समय किसी किस्म की बात नहीं थी। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, उस आंकड़े पर फिर कभी लंबी बात करेंगे। ये ना तो राघवेंद्र जी का एरिया है। शिवराज जी तो अभी भी 5-6 लाख वोटों से जीत रहे हैं। इसके अलावा अभी भी कम नहीं है। दिग्विजय सिंह जी 3 लाख वोटों से चुनाव हार रहे हैं। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, 3 लाख वोटों से चुनाव हारेंगे दिग्विजय सिंह। चलिए, जब भोपाल जैसी स्थिति है वहां कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। आपकी बात सही निकली, आपकी बात सही निकली तो जरूर उस दिन आपसे। राघवेंद्र जी एक लाइन प्लीज। आप देखिए, जो आदमी सार्वजनिक रूप से टीवी पर ये दिखाने की कोशिश करे कि मैं मंदिर में बैठ करके पाठ कर रहा हूँ जी, और जानकार व्यक्ति जितने भी बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि धर्म के बारे में हमें बोलने का अधिकार है कि नहीं, लेकिन उन्होंने करमाला से फेरा, करमाला में इस उंगली पर कभी भी निशान नहीं लिया जाता, काउंटिंग नहीं होती, वो इस पे काउंटिंग कर रहे हैं। तो कोई भी देखेगा तो जानेगा कि धर्म का अज्ञानी है वो व्यक्ति। चलिए ठीक है, जो आदमी करमाला फेर मैं लौटता हूँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं मतलब अगले दौर की बातचीत में आपको फिर वक्त ही नहीं मिल पाएगा। मैं लौटता हूँ आपके पास। सीधी सी बात है राठी जी, अगर कोई भारी बहुमत से जीतता है तो ये माना जाता है कि उनकी लहर चल रही है, और वोट का परसेंट घटता है तो ये मानते हैं कि जीत तो 1 वोट की भी होती है। लेकिन जब हॉकी में हम देखते हैं कि 16 गोल से हरा दिया, 20 गोल, तब ये हेडिंग आती है अखबारों में कि रौन डाला, कुचल दिया, सफाया कर दिया। तो ये फिर शब्दावली थोड़ी सी
नहीं मिल पाती। जीत तो जीत होती, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम इस पर बात कर रहे हैं कि 2 चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण के मतदान में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन वो ये जरूर बता रहा है कुछ जगह पर जहां 55 के भीतर है, 60 के भीतर है, वहां हार जीत का अंतर घटेगा। ये हमारी पूरी चर्चा का केंद्र है। आपकी राय, ये सब चीज़ों को आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जो डिफरेंस होगा जीत हार का वो कम होगा, ये सही है। लेकिन अभी हम देखें कि 2014 में मोदी जी की लहर थी। लहर से मेरा मतलब था कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का एक मुद्दा था, उस पर पूरा देश मोदी जी की तरफ बढ़ रहा था। तो एक वोट डालने के प्रति आदमी में उत्साह था। 19 की हम बात करें तो पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक ने एक उत्साह बनाया था आदमी में। और आज जब हम इस बात करते हैं तो मुझे लगता है कोई राष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लोकल लेवल के मुद्दे हैं। जैसे आसाम में हो सकता है सीएए मुद्दा हो, नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो सीएए मुद्दा हो सकता है, बंगाल में कुछ और मुद्दा हो सकता है, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई विशेष मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मान के जा रहा है कि भाजपा को लीड लेना ही है। यहाँ तो जीत हार के अंतर की लड़ाई है। बिल्कुल। दूसरा, जब हम देखते हैं तो आदमी में पहले जब कार्यकर्ता होता था 14 और 19 तक भी, तो बूथ का जो कार्यकर्ता होता था, पन्ना प्रमुख बीजेपी में कहा जाता है, तो वो घर घर तक पर्ची वितरण करने, आदमी को निवेदन करने और अंतिम दिन बुजुर्गों के लिए गाड़ी वगैरह लगाने की भी व्यवस्था होती थी। लेकिन आज हम देखें इस वाले चुनाव में टोटल डिफरेंस है। कहीं की पर्ची वितरण, अर्रा कॉलोनी हम रहते हैं उस क्षेत्र में कहीं पर्ची वितरण नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे तो कांग्रेस का तो होता ही नहीं था, तो कांग्रेस तो इस मामले में पहले से ही पिछड़ गई। तो बीजेपी जो थी। दूसरा, इस बार इलेक्शन का जो कमीशन का जो काम था, इलेक्शन कमीशन ने जरूर अपना रोल बढ़ाया है, पर्ची वितरण बहुत अच्छी की है, आगे भी लाने का प्रयास किया। अब तो राठी जी, पर्ची वितरण का काम एक तरह से चुनाव आयोग के हाथ में ही है। दोनों पार्टियों ने इस काम में अपने हाथ खींच लिए, क्योंकि कार्यकर्ता उनके पास अब वैसे नहीं बचे समर्पित जो वहां देकर आए। कांग्रेस के पास तो ये टीम पहले से कम थी, भाजपा में भी इसमें गिरावट आई है। उसके भी कार्यकर्ता पर्ची बांटने जैसा हल्का काम नहीं करते, उनको लगता है ये घटिया सा काम है, लेकिन वोट इसी से मिलते थे, ये बात जरूर है। अब चूंकि दूसरे दौर की बातचीत होगी, हमारे पास केवल 2-2.5 मिनट का समय है और 4 हमारे साथी हैं, तो मेरा आग्रह है कि अगर 30-40 सेकंड में बात करेंगे तो गागर में सागर भी भर जाएगी और बात भी पूरी हो जाएगी। आप कुछ कहना चाहें तो जल्दी से बात मैं विधानसभा के इलेक्शन से इसको मैं कंपेयर करूंगा तो इलेक्शन कमीशन ने 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग के लिए घर से वोटिंग की व्यवस्था की थी, इस बार 85 से ऊपर कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं कमी है। और जो आपने कार्यकर्ताओं की कही, तो मुझे लगता है कि संगठन को इस और, किसी भी दल का हो, संगठन को इस और ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले भविष्य के चुनाव में बहुत ज्यादा दिक्कत। अब संगठन तो सारे कॉर्पोरेट कल्चर पर जा रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया पर सूचना भेजेंगे और वो मान लेंगे कि सारे वोट मतपेटियों में आ गए हैं या मशीन में बटन दब गई अपने आप। अगर ये सिस्टम भी आया कि सिर्फ सोशल मीडिया पर सूचना जारी करने से बटन दब जाएंगी, तो शायद उस पर भी लोग काम करेंगे। तो ये हम भली हास प्रयास में क्या, लेकिन सारी पार्टियों के कार्यकर्ता इसी मोड पर जा रहे हैं। गौरव जी, आपकी राय, हार जीत का अंतर जरूर घट बढ़ सकता है, लेकिन जीतने की जो स्थिति है, पड़ला किसका आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा नजदीक है हार के, थोड़ा सा पास से? प्रत्याशियों का नाम लिए बगैर आप अगर कहना चाहें तो जरूर इस पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। राघवन जी, बात जीत हार के विश्लेषण की नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस दौर की पंडित सुरेश शर्मा जी भाई साहब जो जानकारी बता रहे थे, उस दौर में मतदान प्रतिशत कम होता था। उसके पीछे बहुत सारी वजह होती थी, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं थी। आज की तारीख में मतदान केंद्र जगह जगह पर खुल गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने काम करने के तौर तरीके बदल लिए हैं। उसके बाद भी अगर मतदान रहा, अच्छा दूसरी चीज, उस समय का जो मतदाता था वो उतना जागरूक और संवेदनशील नहीं होता था जितना आज जागरूक और संवेदनशील है। उसके बाद भी अगर मतदान प्रतिशत गिर रहा है तो हमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, ना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उस पर बात करने की बजाय। नहीं, पूरी चर्चा इसी पर केंद्रित है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतदान घटने बढ़ने का तो सबको पता है, हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस घट बढ़ से कौन नफे में जाएगा कौन नुकसान में जाएगा। हम प्रत्याशियों के हारने जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये बात ही नहीं करेंगे तो चर्चा ही अपने आप में खत्म हो जाएगी। खैर, ये आपकी राय है। रमेश जी, आपका इसमें क्या कहना है? राघवन जी, वोट प्रतिशत घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अत्यंत निराशा है।
और इसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली भी भले बीजेपी के पक्ष में कोई बहुत ज्यादा उठाव ना हो, उछाल ना हो, लेकिन मैं आपको यहीं पर रोकूंगा। दरअसल रमेश जी, हमको इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो फिक्स है, वो निराश भी होगा तब भी वोट डालकर आता है। तो आप इस पर मत जाइए कि वो बहुत निराश है इसलिए वोट नहीं डाल रहा है। जो कार्यकर्ता घटबढ़ होती है वो उसका रेशो बीजेपी की तरफ ज़्यादा होता है। कांग्रेस हारे चाहे जीते, उसका 35, 37, 38% वोट होता ही है। चाहे आप कुछ भी कर दीजिए, बाहर का प्रत्याशी ले आइए, किसी आम अनजान आदमी खड़ा कर दीजिए, तो कांग्रेस के वोटर पर आप शंका मत करिए। बाकी पार्टियों के वोटर जरूर माहौल देख के घटते बढ़ते रहते हैं, जो 2-3% जिसे कहते हैं ना, फ्लोटिंग वोट होता है। जी, 2-4 वाक्यों में बात पूरी करें रमेश जी। जो फ्लोटिंग वोट है जी, और जो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता था, तो वो इस कांग्रेस की जो कंडीशन है उसको देख के घर बैठ गया। तो इसका जो बेनिफिट है वो कांग्रेस को ना मिलकर बीजेपी को ही मिलेगा। कुल मिलाकर बढ़त बीजेपी के पक्ष में, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए सुरेश जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, मुझे तो अब चूंकि मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, मुझे केवल एक चीज कहना है कि एक चरण का मतदान बाकी बचा है। उसके अंदर केवल हम रतलाम झाबुआ सीट के बारे में ध्यान देंगे और अभी तक की स्थिति के हिसाब से छिंदवाड़ा में थोड़ा बहुत कुछ अंतर हो सकता है। कमलनाथ जी की यदि सीट जीती तो 20-15-20 हजार से जीत सकते हैं, अदरवाइज भाजपा जीतेगी। लेकिन अभी तक की जो आज तक के मतदान की बात है, कांग्रेस के खाते में एक भी सीट जाती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही। छिंदवाड़ा के बारे में मैंने अलग से बोला। यदि रतलाम झाबुआ के बारे में समीकरण सही रहे तो इस बार 29 का आंकड़ा भाजपा छू जाएगी। बिल्कुल राठी जी, आज की हम बात करें तो सबसे जबरदस्त चुनाव है वो हो रहा है राजगढ़ में। विदिशा का चुनाव परिणाम पता है, गुना का लगभग उसके आसपास है बीजेपी के, लेकिन राजगढ़ के चुनाव में सबकी नजर है क्योंकि इस बार दिग्विजय सिंह के होने से वहां बड़ी कश्मकशपूर्ण स्थिति है। उस पर आपकी कोई टिप्पणी तो जरूर बात करें, समय तो बिल्कुल लेकिन राजगढ़ में एकदम सेंटिमेंटल चुनाव है। चलिए और देखते हैं कि सेंटिमेंट्स किस और काम कर पाते हैं। दोनों जगह सेंटिमेंट से दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनका आखिरी चुनाव है। बीजेपी भाजपा कहना है कि ये देश में 400 सीट लाने वाला चुनाव है। अगर 400 सीट आएगी तो देश का एक तरह से बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती है, इसलिए 400 सीट भाजपा को चाहिए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो उनका आखिरी चुनाव, इसलिए इस बार उनको जीतना चाहिए, ऐसा उनका मानना है, ऐसा कहना है। तो नतीजे बताएंगे। मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी बहुत साधुवाद, गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।